नमस्कार। आज कथा सखी में सुनिए हम सबकी चहेती लेखिका मालती जोशी जी की लिखी कहानी हम बैरागी जन्म के। ईला ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। यूं तो 10-12 दिन बाद काम पर जाना बहुत अखरता है, पर ईला के साथ उल्टा हो रहा था। वह तो जैसे बाहर जाने के लिए तरस गई थी। पिछले दिनों उसे जरा भी आराम नहीं मिल पाया था। घर में शादी हो तो कोई आराम की सोच भी कैसे सकता है। खासकर यहाँ तो सारा दारोमदार उसी पर है। संदीप और सुनीता तो मेहमान की तरह समय पर आए थे। हाँ, इस बार नीलू की शादी में उन्होंने कुछ आर्थिक सहयोग दिया था। शीलू की शादी में तो दोनों हाथ हिलाते चले आए थे। नीलू की विदाई तो मंगलवार को ही हो गई थी, पर घर मेहमानों से भरा था। फिर एक एक कर मेहमान विदा होने लगे। उनके नेक दस्तूर करते करते ईला हाफ गई थी, पर माँ थी कि जरा भी रियायत बरतने को तैयार नहीं थी। कल शाम की भोपाल एक्सप्रेस से शीला रानी विदा हुई। इस बार तो पूरे वक्त उनका मुंह घड़े जैसा सूजा ही रहा, इसलिए विदाई में काफी कुछ देना पड़ा। आज शाम 4 बजे अमरकंटक एक्सप्रेस से संदीप जा रहा है। बैठक में संदीप माँ के पास बैठा उन्हें दवाई आदि नियम से लेने की हिदायत दे रहा था। माँ एक ही राग अलाप रही थी। अब मुझे दवाइयाँ लेकर क्या करना है, मेरे सारे काम पूरे हो गए हैं। अब मौत कल आ रही हो तो आज आ जाए, तैयार बैठी हूँ। ईला को एकदम ताव आ गया। साड़ी की पटलियां ठीक करते हुए वह बाहर आ गई। बोली, वो बेचारा ठीक से कुछ समझा रहा है तो सुन लो ना। एकदम मरने जीने पर उतरने की क्या जरूरत है। मैं ठीक ही तो कह रही हूँ, एक नीलू की शादी की ही फिक्र थी मुझे, सो निपट गई। अब भगवान जब मर्जी हो बुला ले। मान लो भगवान जी तुम्हें पहले ही बुला लेते तो क्या नीलू की शादी नहीं होती। माँ आवाक उसका मुंह देखती रह गई। किसी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, कोई काम नहीं रुकता, जैसे तैसे हो ही जाता है। अब बाबूजी नहीं रहे तो क्या फर्क पड़ा। तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख गए, उनकी शादी हो गई, अब क्या बाकी रहा। तो तू यह जताना चाहती है कि सब कुछ तूने किया है। मैं कुछ भी जताना नहीं चाहती, सिर्फ बताना चाहती हूँ कि मरने की इतनी जल्दी ना मचाइए माताश्री। आपके सारे काम अभी पूरे नहीं हुए हैं। आपकी एक और लड़की अभी अनब्याही बैठी है। माँ का चेहरा फक हो गया। संदीप भी हतप्रभ रह गया। दीदी को आज क्या हो गया है। इतनी कड़वी बात तो इससे पहले उसने कभी नहीं की। अच्छा संदीप, चप्पल पहनते हुए ईला ने कहा, सॉरी स्टेशन पर नहीं आ पाऊंगी, अभी से हैप्पी जर्नी कहती हूँ, पहुंचकर फोन करना, बाय। जब तक संदीप को होश आता कि वह उठकर दीदी के पैर छू ले, तब तक तो वह अपनी एक्टिवा पर सवार होकर सड़क की भीड़ में गुम हो चुकी थी। शाम को दफ्तर से लौटी ईला तो सुशीला सीढ़ियों पर बैठी मिली। क्यों री, यहाँ क्यों बैठी है, माँ ने दरवाजा नहीं खोला क्या। दरवाजा तो खुला है, पर मम्मी जी कह रही हैं कि सब मेहमान चले गए हैं, अब जरूरत नहीं है। ये माँ भी ना रोज एक न एक तमाशा लगाए रहती हैं। चल तू भीतर चल, और रसोई में लगने से पहले मुझे 1 कप चाय बनाकर दे जाना। फिर कपड़े बदलते हुए उसने माँ से पूछा, आज हम लोगों का कहीं निमंत्रण है क्या माँ। निमंत्रण कौन देगा। फिर सुशीला को क्यों लौटा दिया। मैंने सोचा 2 जने ही तो हैं, पर वे 2 जने भी खाना तो खाएंगे ना, वह कौन बनाएगा। माँ चुप। तुमने तो अरसे से रसोई में जाना छोड़ दिया है माँ, और बाहर के काम निपटाने के बाद मुझ में भी इतनी ताकत नहीं बचती कि चूल्हे में सिर दे सकूं। मैं तो अब इसे हमेशा के लिए रखने की सोच रही हूँ। अरे उसके हाथ में जरा भी स्वाद नहीं है, उसकी बनाई सब्जी जरा भी नहीं भाती है। तो एक आध सब्जी तुम अपनी पसंद की बना लिया करो ना, हमारा भी जायका बदल जाएगा। अब तो यही करना पड़ेगा। मुझे सहेजने वाली तो दोनों चली गईं, अब तो तुम्हारा ही राज चलेगा। ईला को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम थोड़े दिन बहू की सेवा का सुख उठाओगी। मैंने तो संदीप से कहा भी था। बहू बोली कि आपको छुट्टियों में ले जाऊंगी। अभी मैं दिन भर बाहर रहूंगी, आप बोर हो जाएंगी। ऐसी पता नहीं कितनी छुट्टियां आई और निकल गईं। ईला बुदबुदाई।
और निढाल होकर पलंग पर लेट गई। उसे कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है। उसकी शादी की चिंता तो खैर माँ ने हाशिए पर डाल ही दिया है, पर उसकी भूख प्यास का, उसके आराम का तो ख्याल रख सकती हैं। वह 19 साल की थी तब से लगातार खट रही है। इंटरमीडिएट में थी जब बाबूजी अचानक चल बसे। 14 साल का संदीप, 10 साल की शीलू और 6 साल की नीलू। एकदम कच्ची गृहस्थी थी। 13वीं से निपटते ही रिश्तेदारों ने जोड़ तोड़ शुरू कर दी। कहा कि झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर लड़के को चिपका दो। फिलहाल चपरासी ही सही, बाद में तरक्की करता रहेगा। पर अपने इकलौते बेटे के लिए बाबूजी ने बहुत से सपने देखे थे। उन सपनों को पूरा करने की बीड़ा ईला ने उठा ली और उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई। इन 20 वर्षों की कहानी उसके अथक परिश्रम, त्याग और तपस्या की कहानी है। अपने तीनों भाई बहनों को उसने अच्छी शिक्षा दी। भाई को तो इंजीनियर बना दिया। तीनों की शादियां यथाशक्ति धूमधाम से की। आज दफ्तर में सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। जो लोग उसके इस कठिन प्रयास के साक्षी रहे थे, उनके पास तो प्रशंसा के लिए शब्द ही नहीं थे। वह उन लोगों को कैसे बताती कि तारीफ तो सभी कर रहे हैं, पर उसके अपने ही उससे खुश नहीं हैं। माँ इसलिए नाराज है कि नीलू के लिए किसी ने लड़का ढूंढने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए उसे खुद ढूंढना पड़ा। उसकी लव मैरिज को वह अपना घोर अपमान समझ रही है। शीलू भी पूरे वक्त मुंह फुलाए ही घूमती रही। उसका कहना था कि उसकी शादी तो जैसे तैसे निपटा दी गई थी, और अब नीलू की शादी में देखो कैसी टीम टाम हो रही है। नीलू को यह बुरा लग रहा था कि उसने अपने लिए इतना अच्छा घरवर खुद ढूंढा, पर घर वालों ने उनकी कोई कद्र नहीं की। न ढंग से स्वागत सत्कार किया, न ठहराने की ठीक से व्यवस्था की। संदीप की बहू अलग नाराज थी कि हमारे वक्त तो रिसेप्शन के लिए पैसे नहीं थे, अब लड़कियों के वक्त तिजोरियां खुल गई हैं। अब उसे कौन बताता कि इस रिसेप्शन का खर्च खुद संदीप ने ही उठाया है। उसकी तो औकात नहीं थी, पर यह कहना भी मुश्किल था, क्योंकि संदीप ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि सुनीता को इस बात की हवा भी न लगने दी जाए, नहीं तो वह मुझे खा जाएगी। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच यह आशा करना ही व्यर्थ था कि कोई उससे कृतज्ञता के, सहानुभूति के 2 शब्द कहेगा। जहां उपकार का एहसास ही नहीं, वहां कृतज्ञता कैसी। वे सब तो जैसे मानकर चल रहे थे कि जो मिल रहा है वह उनका हक है। वे जैसे भूल ही गए थे कि उसके पास भी एक मन है जिसमें कोमल भावनाएं हैं, जो प्यार की अपेक्षा रखता है। वह तो जैसे पैसे कमाने की मशीन होकर रह गई है। रात में खाने के बाद माँ टीवी के सामने जाकर डट गई। ईला ने भुनभुनाते हुए किसी तरह रसोई समेटी और बैठक वाले कमरे में झांक कर कहा, माँ मैं सोने जा रही हूँ, तुम दरवाजे वगैरह बंद कर लेना। ईलू जरा सुन तो। ईलू? ईला एकदम चौंक गई। महारानी जी मेम साहब की जगह बकायदा ईलू। सारे मतलब तो निकल गए हैं। अब यह मक्खन मिश्री किस लिए? हाँ बोलो। कमर पर हाथ रखकर वह सामने खड़ी हो गई। जरा बैठ तो। वह धम्म से कुर्सी पर बैठ गई। जल्दी बोलो माँ, मुझे बड़ी जोर की नींद आ रही है। संदीप कह रहा था। माँ इतना बोलकर कुछ देर चुप रही। ईला भी चुप बनी रही। संदीप कह रहा था कि वह एक बड़ा फ्लैट लेना चाहता है। यह तो बड़ी अच्छी बात है। बड़ा घर ले लेगा तो कभी कभार तुम्हें भी बुला सकेगा। कम से कम छोटे घर का बहाना तो खत्म हो जाएगा। माँ ने उसकी व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे कहा, कह रहा था उसके लिए लोन लेना पड़ेगा। सो तो लेना ही पड़ता है, पर कह रहा था लोन ऐसे ही नहीं मिल जाता, प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है। ईला कुछ नहीं बोली, सिर्फ माँ के बोलने की प्रतीक्षा करती रही। कह रहा था कि मकान की रजिस्ट्री मेरे नाम कर दो तो लोन मिलने में आसानी हो जाएगी। कर्जा पड़ जाने के बाद मैं रजिस्ट्री लौटा दूंगा। अब समझ में आया कि भाई साहब सोमवार को ऑफिस गोलकर यहाँ क्यों टिक गए थे। तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं क्या जवाब दूं? तुम्हारा घर है, जिसे मर्जी आए दे देना। अच्छा मैं सोने जा रही हूं। और वह तैश में उठकर अपने कमरे में चली आई। उसका पूरा तन बदन जल रहा था। समझ गई कि नीलू की शादी में जो पैसे दिए गए वह महज एक रिश्वत थी। उसका मन वितृष्णा से भर उठा। कभी कभी वह कल्पना किया करती थी कि माँ के बाद घर का बंटवारा हो रहा है। उसके तीनों भाई बहन कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए,
हमारी दीदी ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए होम कर दी है। इस घर पर उनका और केवल उनका हक बनता है। पर भाई लोगों ने तो माँ के मरने का भी इंतजार नहीं किया। सब कुछ पहले ही सेट कर लेना चाहते हैं। सुबह उठी तो उसका मूड बेतरह उखड़ा हुआ था। माँ से आजकल संवाद वैसे ही कम हो गया था। आज तो उसने बात भी नहीं की। देरी का बहाना बनाकर बिना खाए ही दफ्तर चली आई। वहां भी काम में मन नहीं लगा। बार बार यही सोचती रही, क्यों खट रही है वह, किसके लिए खट रही है। लंच टाइम में संदीप का फोन आया। दीदी, हम लोग समय से पहुंच गए थे, पर ऑफिस जाने की हड़बड़ी में फोन नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, माँ को जरूर फोन कर लेना, चिंता करेंगी। माँ को तो शायद सुनीता ने घर से निकलते हुए ही लगा दिया था। मैंने कहा मैं दीदी से बाद में इत्मीनान से बात करूंगा। संदीप, माँ बता रही थी कि तुम फ्लैट खरीदने की सोच रहे हो। हाँ दीदी, जितना किराया हर महीने भरता हूँ उतनी किस्त में तो इससे बड़ा फ्लैट मिल जाएगा। और ज़रूरत भी है, यह घर छोटा पड़ने लगा है। यह अच्छा सोचा है तुमने। बड़ा घर लोगे तो माँ भी तुम्हारे पास रह सकेंगी। यहाँ तो अब उन्हें बोर ही होना है। वहाँ बच्चों में मन लगा रहेगा। बड़ा घर लेना इतना आसान काम थोड़े ही है दीदी। मेन प्रॉब्लम इज फाइनेंस। तो यह घर बेच देते हैं, कुछ लोन ले लेना। क्या हम घर बेच सकते हैं? संदीप के स्वर में उत्सुकता थी। क्यों नहीं, प्रॉपर्टी आखिर होती किस लिए है। हाँ, इसके 5 हिस्से होंगे। अपना हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगी। माँ भी अपना शेयर खुशी खुशी तुम्हें सौंप देंगी। रही नीलू शीलू की बात, तो माँ उन्हें आसानी से मना लेंगी, मुझे विश्वास है। घर बिक जाएगा तो तुम रहोगी कहाँ? अरे, मैं अपने लिए एक 1 रूम किचन ढूंढ लूंगी। ज्यादा बड़ा करना भी क्या है। माँ तुम्हारे पास रहेंगी तो यहाँ आवाजाही वैसे ही कम हो जाएगी। नीलू शीलू भी जब तक माँ से मिलने आएंगी तो तुम्हारे घर ही आएंगी। मैं छोटे से घर में आराम से गुजारा कर लूंगी। माँ क्या मेरे पास रह पाएंगी? संदीप के स्वर में हिचकिचाहट थी। उन्हें रहना पड़ेगा, ईला ने दृढ़ता से कहा। देखो संदीप, मैं कुछ दिन शांति में रहना चाहती हूँ। जब से होश संभाला है तनाव में ही रही हूँ। घर का खर्च, माँ की बीमारी, तुम लोगों की पढ़ाई, बहनों की शादी, रिश्तेदारों के नेक दस्तूर, यह सब करते करते 40 साल में ही बुढ़ा गई हूं मैं। जब से नौकरी शुरू की है कर्ज की किस्तें ही पटा रही हूं। ये नीलू की शादी वाला भी अभी 2-3 साल तक चलेगा। उसके बाद मैं अपने लिए, सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। हो सका तो 4 पैसे जोड़ना भी शुरू कर दूंगी, ताकि बुढ़ापे में अपने लिए एक मुकम्मल छत का भी इंतजाम कर सकूं। उसे लगा कि संदीप पलटकर कहेगा, दीदी तुम्हें अलग छत की क्या जरूरत है, मेरा घर है तो। पर उस ओर से शांति ही बनी रही। शायद उसकी बोलती बंद हो गई थी। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी हम बैरागी जन्म के। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।